गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज पढ़ते हैं चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। जेनेटिक्स के नाम से भी काफ़ी जानते हैं आप लोग। बायोलॉजी पोर्शन का जेनेटिक्स पोर्शन से हिंदी में कहते हैं आनुवांशिकी। जेनेटिक्स का टर्म जेनेटिक्स शब्द दिया था किसने? बैटसन ने, एक साइंटिस्ट से विलियम बैटसन, उन्होंने जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था। एक दो बातें और जान लेते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स हम जानते हैं, मानते हैं किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन को कहा जाता है। एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है टी.एच. मॉर्गन को। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ज़्यादातर बहुत से एक्सपेरिमेंट टी.एच. मॉर्गन ने किए होंगे। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में किया था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, और ये एक मक्खी है और इस फ्लाई को फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खी के नाम से जाना जाता है। इस ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर ढेर सारा वर्क किया टी.एच. मॉर्गन ने, और लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स है क्या? सबसे पहले इसके डेफिनीशन पर हम आते हैं। तो जेनेटिक्स को यदि डिफाइन करें तो हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दो शब्द आप जरूर इस्तेमाल करिएगा। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, या हम एक ऐसे कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब देखते हैं कि हेरिडिटी क्या होता है। आनुवंशिकता, इसका मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी कि माता पिता से उनके लक्षण उनके पुत्रों में जाना, ये कहलाता है हेरिडिटी कहलाता है। अब इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं। और हाँ, जो कैरेक्टर माता पिता से उनके पुत्रों में जाता है वे कैरेक्टर हेरिडिटेरी कैरेक्टर कहलाते हैं। इसका मतलब आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। माता पिता से वे कैरेक्टर जो उनके पुत्रों में जाते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, और ये आनुवंशिकता कहलाती है। अब वंशागति, इनहेरिटेंस, कभी कभी हम इन दोनों के मतलब को एक जैसे समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा अंतर है। ये है प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर या हेरिडिटेरी कैरेक्टर फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि माता पिता से उनके पुत्रों में आनुवंशिक लक्षण जाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब वेरिएशन को आप ऐसे समझ लीजिए, द डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यानी कि कोई भी ऑफस्प्रिंग है, मान लीजिए कि माता, फादर और मदर, और इन दोनों से निकल के आएंगे, बनेंगे ऑफस्प्रिंग। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि कैरेक्टर तो माता और पिता से ही आते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं होता कि ऑफस्प्रिंग अपने फादर या मदर के इक्वल समान हो, यानी कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंशिएशन होगा, कुछ वेरिएशन पाया जाएगा, और इसी को, इस कैरेक्टर जो डिफ़र करते हैं इसी को कहा जाता है वेरिएशन। इवन ये वेरिएशन अगर एक माता पिता से 2 ऑफस्प्रिंग, 3 कितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सभी आपस में भी डिफ़र होते हैं और प्लस माता पिता से भी डिफ़र होते हैं, इसी को कहा जाता है वेरिएशन। अब ये वेरिएशन प्रश्न उठता होगा आपके मन में कि आता कहाँ से है। इसके लिए 2 प्रोसेस होती हैं, एक तो होता है म्यूटेशन और एक होता है क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर की फिनोमिना मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन के समय होती है। बच्चों, हमने आपको लास्ट ईयर आपको पढ़ाया था सेल साइकिल, उसमें से माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन भी पढ़ाया था। मियोसिस डिवीजन में हमने मियोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस फर्स्ट को में जो प्रोफेज अवस्था है इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, जिसमें से लेप्टोटीन, जाइगोटीन और उसके बाद में जो पैकेटीन स्टेज आती है, यानी कि कौन सी, पैकेटीन स्टेज, इसी पैकेटीन स्टेज पर होता है क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर को अगर डिफाइन करें तो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग पैकेटीन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। अब ये आपको ये पता हो गया कि क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होता है, और म्यूटेशन यानी कि सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन, यानी कि जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए में अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए, अचानक से, तो उसे कहा जाता है म्यूटेशन। वेरिएशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा होता है जनरेटिव वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन ये सोमैटिक सेल्स में होगा, इसमें सोमैटिक सेल्स ऐसे समझ लीजिए बॉडी बिल्डिंग सेल्स, यानी कि जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। और जनरेटिव वेरिएशन ये जर्म सेल में होता है, इसमें जनरेटिव सेल या जर्म सेल में होता है। ये ऐसी सेल्स हैं जो गैमीट्स का निर्माण करती हैं, फीमेल में एग बनाती हैं और मेल में स्पर्म का निर्माण करती हैं। तो जो वेरिएशन जनरेटिव सेल में होता है, यही वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास जाता है, क्योंकि आपको पता है कि गैमीट ही फर्टिलाइज करके और न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं, जबकि शरीर की बाकी कोशिकाएं, वे कोशिकाएं जैसे जो त्वचा बनाती हैं, जो हार्ट बनाए, बॉडी हेयर बनाए, हेड बनाए, कोई भी शरीर का अंग बनाए, उन सेल्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, वो सेल्स एक जनरेशन से दूसरे सेल में नहीं जाती। ठीक उसी प्रकार से सोमैटिक वेरिएशन यानी कि इन शरीर में आए हुए विभिन्नता जो इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड होता है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होता है। ये तो रहा वेरिएशन की बात। अब आते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं जेनेटिक्स के हिस्ट्री के बारे में। ऐसा नहीं है कि मेंडल से पहले हम फादर ऑफ जेनेटिक्स को मेंडल्स को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि मेंडल से पहले जेनेटिक्स नहीं था। कुछ लोगों ने प्रयास किया बताने के लिए कि रिप्रोडक्शन के दौरान चाइल्ड का फॉर्मेशन या ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता कैसे है। कुछ लोगों ने प्रयास किया, हालांकि सफलता नहीं मिली। तो हम आते हैं, बात कर लेते हैं। तो जो मेंडल से पहले की जो जेनेटिक्स थी उसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग जेनेटिक्स या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, यानी ये इस प्रकार में ये प्रोसेस बताएंगे कि किस प्रोसेस के द्वारा कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किया जाता है। और इस पूरे को हम कहते हैं प्री मेंडेलिज्म या प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस।
और इसी को ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला है इसमें से प्री फॉर्मेशन थ्योरी। इस थ्योरी में, या इसी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ ह्यूमनकुलस, इस थ्योरी में ये बताया गया कि ऑर्गेनिज्म के कोई भी जीव है और जीव के शरीर के अंदर प्री फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म बन जाता है, यानी कि जितना जैसा ऑर्गेनिज्म है उसी की तरह, जैसे अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन के अंदर आपको पता है स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं इस प्रकार से, एक रफली डायग्राम। तो एक प्री फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म, या इसी को कहते हैं मिनिएचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, छोटा सा मिनिएचर, और ये असेंबल्ड हो जाता है किसमें, गेमीट के अंदर, इसमें गेमीट में असेंबल्ड हो जाता है, पहुंच जाता है। यानी कि प्री फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म और मिनिएचर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड एंड असेंबल्ड इनटू द गेमीट्स में असेंबल्ड हो जाएगा। और गेमीट के बाद में ये गेमीट ही क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जायगोट, यानी कि यही जायगोट फिर डेवलप कर जाता है किसमें, जो है पूरे न्यू इंडिविजुअल में। कहने का मतलब ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट इस थ्योरी के अंदर, और प्री फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म को नाम भी क्या दिया गया, ह्यूमनकुलस, यानी कि ह्यूमन के समान सभी ऑर्गन पहले ही बनकर तैयार हो जाते हैं गेमीट के अंदर, जिसे कहते हैं ह्यूमनकुलस, और बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में केवल उनका डेवलपमेंट ही होना रहता है। इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ ह्यूमनकुलस। नेक्स्ट थ्योरी आई पैनजेनेसिस थ्योरी, इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ पैनजीन्स। इसको दिया था चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन का नाम आपने खूब सुना होगा, और डार्विनिज्म या डार्विनवाद को पढ़ा भी है। इन्होंने ये बताया कि जीव के प्रत्येक बॉडी पार्ट से एक सूक्ष्म या इनविजुअल पार्टिकल्स निकलता है, जैसे, और वो एक रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है, रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। क्या है ये, माइन्यूट इनविजिबल पार्ट प्रत्येक बॉडी पार्ट से निकलता है। जैसे कि हैंड ने एक रिप्रेजेंटेटिव अपना भेज दिया, आई ने एक रिप्रेजेंटेटिव अपना भेज दिया, हार्ट ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, और सभी रिप्रेजेंटेटिव जा करके असेंबल्ड हो जाते हैं गेमीट में। कहाँ मिल जाएंगे, ये गेमीट में मिल जाएंगे। और इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव को नाम क्या दे दिया, पैनजीन्स। क्या कहेंगे, पैनजीन्स कहा गया। और ये सभी पैनजीन्स सभी बॉडी पार्ट से, हैंड से आएंगे, हैंड से आएंगे, हेड से आएंगे, फुट से आएंगे, फिंगर से आ जाएंगे, हेयर से आ जाएंगे, हर जगह से असेंबल्ड होकर के आ जाते हैं। और आने के बाद में कहाँ मिल जाते हैं, गेमीट के अंदर असेंबल्ड हो जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में प्रत्येक पैनजीन्स हैंड वाला हैंड बना देता है, पैर वाला पैर बना देता है, हार्ट वाला हार्ट बना देता है। यानी कि जो बॉडी पार्ट जिस बॉडी पार्ट से आया था वो अपने रिस्पेक्टिव बॉडी पार्ट को पुनः बना देता है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रही थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस या पैनजेनेसिस थ्योरी। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। ऑगस्ट वीजमान ने इसको दिया था। अब देखिए इन्होंने क्या किया, आपको पता होगा, बहुत ही फेमस इनका एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने चूहा लिया, माइस, और माइस की टेल लगभग 22 जनरेशन तक ये काटते रहे। एक जनरेशन की पूंछ काट दी, उसके बाद में जब दूसरे जनरेशन में जो चूहे डेवलप हुए उनमें भी पूंछ थी, उनकी भी पूंछ काट दी। यानी कि जितने भी जनरेशन डेवलप होते चले गए सभी जनरेशन की पूंछ ये काटते चले गए।
और 22 जनरेशन तक पूंछ काटने के बाद में भी इनको पूंछ ख़त्म तो होना दूर, पूंछ छोटी भी नहीं मिली, यानी कि चूहों में पूंछ मिलती रही हमेशा। तब इन्होंने कहा कि शरीर के अंदर 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, एक को कहा सोमैटोप्लाज्म और दूसरे को कहा जर्म प्लाज्म। जो सोमैटोप्लाज्म हैं ये बॉडी पार्ट का निर्माण करती हैं या बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं, और जर्म प्लाज्म जो हैं ये जर्म प्लाज्म जर्म सेल का निर्माण करती हैं, जर्म सेल का निर्माण करती हैं या यूँ कहें गैमीट का निर्माण करती हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जो चेंजिंग जर्म सेल में होती है या जर्म प्लाज्म में होती है वही चेंजिंग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। जबकि इन्होंने ये बताया कि जो पूंछ कट रहा था तो पूंछ सोमैटोप्लाज्म से बना होता है और सोमैटोप्लाज्म में जो चेंजिंग होगी वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो पैनजेनेसिस थ्योरी पूरी तरीके से डिस्कार्ड हो गई, यानी कि इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। नेक्स्ट आते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, यानी कि मेंडल के वर्क के बारे में कुछ जानकारी करते हैं। मेंडल की जो खास जानकारी है वो हम देख लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल फुल नेम है इनका बर्थ 22 जुलाई 1822 इन ऑस्ट्रिया में हुआ था। इन्होंने वर्क किस पर किया? गार्डन पी यानी पाइसम सटाइवम पर किया। कभी कभी एक दूसरा नाम ऑप्शन में आपको लिखा मिल जाता है स्वीट पी, जो लेथाइरस ओडोरेटस होता है, और ये कभी अगर आपको ऑप्शन में मिले तो ये डिस्कार्ड कर दीजिएगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। यानी कि मेंडल ने वर्क किस पर किया था? गार्डन पी पर किया था, ना कि स्वीट पी पर किया था। अब देखें, ब्रून शहर में, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक सोसाइटी है जो है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इस सोसाइटी में इन्होंने अपना पेपर यानी कि जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सबसे पहले 1865 में रखा, यानी सोसाइटी के सामने रखा। संस्था है, संस्था के सामने वहीं पर पुट फॉरवर्ड यानी कि रखा गया। और इसी संस्था से एक पत्रिका जर्नल निकलता है जिसे कहते हैं एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इस पत्रिका में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 1866 में छपा। 2 बातें हैं, यानी कि सोसाइटी में रखा कब? 1865, और इनका पब्लिकेशन कब हुआ? 1866 में। किस नाम से? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि इस सोसाइटी के द्वारा जो जर्नल या पत्रिका निकलती है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से इनके एक्सपेरिमेंट को छापा गया। अब ये एक्सपेरिमेंट, ध्यान दें बच्चों, 1884 में मेंडल की डेथ हो जाती है। मेंडल की डेथ होने के बाद भी इस एक्सपेरिमेंट को किसी के कोई ध्यान नहीं देता है, इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, और ये काफ़ी दिनों तक यूं ही पड़ा रहा। इन 1900 यानी 1900 में 3 अलग अलग वैज्ञानिक, कार्ल कोरेंस ये जर्मनी के रहने वाले थे, ह्यूगो डिवरीज ये हॉलैंड के रहने वाले थे, एरिक वॉन शेरमेक ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। 1900 में इन तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जर्मनी में किया, इन्होंने हॉलैंड में किया और इन्होंने ऑस्ट्रिया में किया, और तीनों सेम उसी निष्कर्ष पर पहुँचे जो मेंडल ने 1866 में अपने एक्सपेरिमेंट में अपने पब्लिकेशन में प्रकाशित किया था। तब इनका ध्यान पुनः दोबारा गया और मेंडल के वर्क को इन्होंने रीपब्लिश्ड कराया इन 1901 इन द नेम ऑफ
फ्लोरा के नाम से इन्होंने रिपब्लिश्ड कराया। तो इनका जो वर्क है ये पोस्ट मेंडेलियन वर्क के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में हम आगे आपको बताएंगे कि मेंडल के बारे में ही काफ़ी कुछ स्टडी करेंगे। मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, कौन कौन से कैरेक्टर को चुना, मेंडल ने टर्म क्या दिया था, और मेंडल ने कितने लॉ या कितने नियम दिए, कितने पास्टुलेट्स विकसित किए, ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट करके भी पूछिए, और ऑडियो मैसेज के द्वारा भी पूछ सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। हालांकि अपनी क्यूरियोसिटी को शांत ज़रूर करिए, मन में शंका लेकर के मत बैठिए। और हाँ, लास्ट में एक बात और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि हमें इन्फोर्समेंट मिलता रहे, हमारा उत्साह बढ़े, हमें लगे कि आपको पसंद आ रहा है, आप लोग अच्छा समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, तो हम और भी मेहनत से वीडियो को बना सकें। थैंक यू।